तो दोस्तों आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पेट भर के होली खेलिए क्योंकि पानी बचाने के लिए हमारे पास अभी भी 364 दिन बाकी बचे हैं। बस केवल केमिकल वाले रंगों से थोड़ा दूर रहिए, बाकी होली पेट भर के खेलिए। अभी हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि रशिया और भारत के बीच की जो दोस्ती है वो इंटरनेशनली किसी भी दोस्ती से सबसे अच्छी है। इसके अलग ही मायने हैं। दोनों ही देशों के इंटरेस्ट बिल्कुल भी एक नहीं है, दोनों अलग अलग देश हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। लेकिन इसके बाद भी जिस हिसाब से दोस्ती है, यहाँ पर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत हो या फिर रशिया हो, इस दोस्ती के बीच में स्वार्थ छिपे हुए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा हावी नहीं है। यानी जो बाकी देश आपस में दोस्ती करते हैं उनके बीच में केवल और केवल स्वार्थ छुपा होता है, लेकिन यहाँ स्वार्थ के अलावा भी कुछ चीजें काम करती है जो कि है बॉन्डिंग। हम दोनों देशों के बीच में अगर देखा जाए तो आम लोगों के बीच में भी अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी हुई है। इस वजह से भारत और रशिया की दोस्ती बहुत अलग है। अभी आप जानते हैं कि भारत लगभग सभी मामलों पर रशिया को समर्थन देता है, लेकिन ये समर्थन थोड़ा अलग टाइप का होता है और ये बात रशिया के लिए भी अंडरस्टूड है। यानी भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी पक्ष की ओर डायरेक्टली जाकर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कभी रशिया की खिलाफत नहीं करता। यही सबसे बड़ी बात है कि रशिया इसे अपने लिए समर्थन मानता है, और वो है भी। रशिया क्रीमिया कब्जा ले या फिर पूरे यूक्रेन को कब्जाने के लिए युद्ध छेड़ दे, भारत रशिया के खिलाफ कभी नहीं जाता। रिसेंटली एक्चुअली कल ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत ने रशिया की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए उससे ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ 12 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी ऑर्डर करने वाला है भारत। तो कहीं ना कहीं रशिया को हम भी पूरा सहारा देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि भारत कोई रातों रात ऐसा निर्णय ले लेगा जो कि रशिया के खिलाफ होगा। यहाँ पर आप लोगों के भी ढेर सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक मैं आपको हर एक वीडियो में यही बताते आया हूँ कि भारत और रशिया की दोस्ती देखिए कितनी अच्छी है, हर मौकों पर साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मौका मिल गया मुझे गलत साबित करने का। एक्चुअली हुआ ये कि ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रशिया के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने यहाँ पर यह कहा कि देखिए ये एक सरासर गलत है, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऐसी परिस्थिति में रशिया हमारे ऊपर कब्जाने के लिए युद्ध छेड़ दिया है और यहाँ पर मासूम लोगों की जाने जा रही है। ये वॉर क्राइम भी है और रशिया को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस निर्णय के बाद जो सारे जजेस हैं, एक्चुअली जो जुडिशरी का पैनल होता है इसमें सभी राष्ट्रों के अलग अलग जज होते हैं। एक भारत से होगा, एक पाकिस्तान से होगा, चाइना से होगा, अमेरिका, फ्रांस यहाँ से होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सभी जजों ने रशिया के खिलाफ वोटिंग की और रशिया के खिलाफ निर्णय दिया। यहाँ पर वोटिंग कहना सही नहीं है, जो निर्णय लिया गया इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें रशिया के खिलाफ निर्णय लिया गया। केवल 2 जजेस थे जिन्होंने कि रशिया के पक्ष में यहाँ पर निर्णय लिया। एक था चाइना का जज और एक खुद रशिया का जज। इन्होंने ये कहा कि ये केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ये किसी देश को कब्जाने के लिए छेड़ा गया युद्ध नहीं है। और भारत के जो जज थे उन्होंने इसे कंडेम करते हुए इसके खिलाफ फैसला लिया। यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, UK, फ्रांस और बाकी के सारे देश, ये लोग भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि UN में जब भी कोई प्रस्ताव आता था रशिया के खिलाफ तो भारत वहां पर अनुपस्थित हो जाता था, अब्सटेंस कर देता था, यानी ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। और ये सबसे बड़ा समर्थन था हमारा रशिया के लिए। लेकिन दोस्तों ये इंटरनेशनल कोर्ट है, कोर्ट में कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि हम फैसला नहीं करेंगे, भाई ये हमारा दोस्त है तो हम इसके खिलाफ फैसला नहीं दे सकते। इस तरह की चीजें कोर्ट में नहीं चलती। यहाँ पर गवाहों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, फैसला किया जाता है। तो इसी परिस्थिति में भारत का दायित्व बनता था कि वो सही फैसला ले। अब भारत चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर रशिया एक्चुअली गलत है, इस तरह से युद्ध छेड़कर आम लोगों की जाने जाना, ये कहीं ना कहीं वॉर क्राइम तो है। तो ऐसी परिस्थिति में रशिया को डिफेंड करने के लिए भारत के जज पूरी तरह से गलत निर्णय नहीं ले सकते थे जिस तरह से चाइना के जज ने लिया। इसलिए भारत ने यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों माहौल जबरदस्त बन चुका है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया हमारी परेशानी को समझता है। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते किसी के भी इन्वेजन को हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, यहाँ पर अनुपस्थित रहने की तो कोई स्थिति थी ही नहीं, तो हमें निर्णय लेना ही था। लेकिन दोस्तों भारत का ये जो निर्णय था ये यूरोपियन देशों के मुंह पर ताले जरूर लगा देता है। यानी यूरोपियन देश जो लगातार भारत को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे कि आप रशिया के खिलाफ जाइए, रशिया को कंडेम कीजिए, रशिया के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वो सारी शिकायतें कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। अब भारत को इंटरनेशनली इन सारे देशों से बात करते बनेगा कि देखिए हमने इस मौके पर आप लोगों का समर्थन दिया और रशिया जो कि गलत था तो उसके खिलाफ हमने निर्णय भी लिया। ये बहुत बड़ी बात थी।
यहाँ पर भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि भारत के जज न्याय करते वक्त रिश्ते को बीच में नहीं लाते हैं, जो कि हमारे भारत में काफी प्रचलित है, पंच परमेश्वर जिसे कहा जाता है, उसी का एक भारत ने एग्जाम्पल सेट किया है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या इससे भारत और रशिया के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी देश सच्चा नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें रशिया भी गलत है, नेटो भी गलत है और यूक्रेन भी गलत है। जो लोग अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को नहीं समझ पाए हैं, इसके बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि हमारे कुलभूषण जाधव जी, जिन्हें पाकिस्तान ने इनलीगली किडनैप करके अपने यहाँ जेल में बंद कर दिया है और ये चार्जेस लगाए हैं कि वो एक जासूस है भारत के, तो ऐसी परिस्थिति में हमने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे में ही मुकदमा दायर करवाया था। हरीश साल्वे जी, जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने 1 रुपए फीस के चलते इस केस को कुलभूषण जाधव जी के लिए लड़ा था। अब शायद आपको याद आ गया होगा, ये वही कोर्ट है जहां पर रशिया और यूक्रेन के मामले का फैसला लिया गया।